फ्रेंड्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर डीएस। अब आपका ना 8th क्लास की बात कर रहा हूँ। मिड टर्म का मैथ्स का एग्जाम है। तो मिड टर्म में ना आपके जो ये चैप्टर आ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग मैं अभी ना कुछ चैप्टर के फॉर्मूले आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अभी और फॉर्मूले लिखने बाकी हैं, तो आप इस वीडियो को पार्ट 1 के रूप में ले लेना, ठीक है। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपको कि आपको पार्ट सेकंड प्रोवाइड कर सकूं। देखो, अगर आपको फॉर्मूले आ गए और फॉर्मूले अप्लाई करने आ गए तो आप बहुत इजी तरीके से ना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड आ रहा है ना, तो जो लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो पहले उसके रिगार्डिंग यहाँ फॉर्मूले हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन अगर यहाँ एक्स या वाई लिखा है तो ये एक्स और वाई अगर ए से लेकर जेड तक, तो ये ए बी सी को ना कॉन्स्टेंट मानते हैं और एक्स वाई को हम वेरिएबल मानते हैं। तो अगर एक्स और वाई दे रखा है तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाली, एक्स और वाई को वेरिएबल माना है। और अगर खाली एक्स लिखा आ रहा है, ए और बी को तो हम गिनती मानेंगे, जैसे 4 5 इस तरीके से कॉन्स्टेंट माने जाते हैं। और एक बार याद रखना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होगा तो इसको जीरो कर देगा तो ये वाई बचेगा खाली, और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर पूछेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में? तो जैसे ये लिख देगा, बोलेगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, आप बोलोगे यस है। और बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए वन होना चाहिए, ए थ्री होना चाहिए। आप बोलोगे ए की वैल्यू जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछा कि ये कौन है, देखो ये अब बोले पूछेगा कि क्या लीनियर है, पावर 2 आ गई ना तो बोले कि लीनियर नहीं है ये, पावर 2 आ गई लीनियर नहीं है, पावर 3 आ गई तो लीनियर नहीं है, ठीक है। ये इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा, हिंदी में लिख दिया कि ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, ठीक है। फिर आपको अगर कोई इक्वेशन दी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो लेफ्ट वाले को हम बाया और राइट वाले को हम दाया कहते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर कोई पूछे इक्वेशन किसे कहते हैं, जब वेरिएबल और कांस्टेंट दियो और बराबर में जीरो लिखो। देखो एग्जाम में पूछेगा क्या ये इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन है, नहीं है। क्या ये इक्वेशन है, ये भी नहीं है। इक्वल टू होना चाहिए। आप बताओ क्या इक्वेशन है ये? आप बोलोगे सर यहाँ बराबर में जीरो नहीं है तो ये नहीं है। अरे ये है, क्योंकि 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं, जीरो बचेगा, ठीक है। ये भी इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन नहीं है, पर ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैंने x बराबर 4 लिख दिया तब भी इक्वेशन है, ठीक है। हिंदी में समीकरण है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो आपको 2D और 3D के बारे में पता होना चाहिए। जो ट्राइंगल है, जो स्क्वायर है, 2D में होते हैं। और जो फिर नेक्स्ट है, ये अगला टॉपिक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग है, चतुर्भुज। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना पॉलीगन किसे कहते हैं, ये मैंने ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में लिखा है। पॉलीगन वो होता है जो लाइन से मिलके बना होता है। अगर उसमें हल्का सा भी ऐसा कर्व हो गया ना तो उसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कि क्या ये पॉलीगन है? आप बोलोगे है। इस पॉलीगन का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अगर वो पूछेगा कि इस पॉलीगन में कितने डायगोनल है, 1 2। अगर वो पूछेगा इसका नाम क्या है, क्या पॉलीगन है? देखो हाँ, कहीं पर भी गुलाई नहीं है तो पॉलीगन है। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटागन। अगर वो पूछेगा इस पर डायगोनल कितनी है, डायगोनल जो दो कोनों को मिला के बनाते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण कितना है? देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 डायगोनल होती हैं। आपको डीपली पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? हेक्सागन। 7 होगी तो क्या होगी? हेप्टागन। और 8 होगी तो कितनी होगी? ऑक्टागन, ठीक है। और डायगोनल कितनी होगी इसमें? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें डायगोनल कितनी होगी, ये है, ठीक है।
कितनी होगी डायगोनल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मिला दे 9। ये क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें गोलाई आ गई। जो रेखाओं से मिलकर नहीं बनता उसे हम पॉलीगन नहीं कहते, नॉट पॉलीगन। फिर ये क्या है? ये कॉनकेव है, जिसके कोने भार होते हैं ना, उसको हम कॉनकेव कहते हैं। और जिसके कोने अंदर होते हैं उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। फिर आ जाओ रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। देखो रेगुलर यानी कि जिसकी साइड्स और एंगल इक्वल होता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं ना, रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसमें इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा 3 इक्वल साइड वाले को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। 4 इक्वल साइड वाले को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। 5 इक्वल साइड को क्या बोलेंगे? रेगुलर पेंटागन। हिंदी में सम पंचभुज या पंचबहुभुज। और छठे वाले को क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन। हिंदी में सम षटभुज। सम लगाना जरूरी है, अगर 6 की 6 साइड इक्वल है तो। इन सबको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ना रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसकी 6 साइड होंगी, तो आप रेगुलर हेक्सागन बता दो। देखो 3D शेप में होती है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सेमी स्फीयर, इसे सॉरी हेमी बोलेंगे, हेमी स्फीयर। फिर क्यूब और क्यूबॉइड। फिर ये कह रहा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। समझ में आ रही है? मतलब जितने भी पॉलीगन होते हैं, इंग्लिश में सुन लो, जितने भी पॉलीगन होते हैं उसके बाहर के एंगल का जो टोटल है वो 360 होता है। अगर मान लो कि हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसके बाहर करा, इसके बाहर करा, इसके बाहर करा, इसके बाहर करा, तो इन चारों के एंगल का टोटल 360 डिग्री होगा। और अगर मान लो मैंने 5 साइड बना ली ऐसे करके, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, तो 1 2 3 4 5, इन पांचों के एंगल का टोटल कितना होगा? 360 होगा। और अगर मुझे पता लगाना है कि हर एंगल कितने कितने डिग्री का है, तो 360 से डिवाइड कर दूंगा हर साइड, मतलब जितनी साइड है उसको, 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। ये फॉर्मूला याद करना। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे MEASURE, मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। और अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो एक बाह्य कोण की जो माप है उसको डिवाइड कर दो, उल्टा कर दो बस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 360 अपॉन में मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको साफ साफ लिख दो, MEASURES, मेजर्स ऑफ EACH, ईच एक्सटीरियर, EXTERIOR। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन का क्या होता है? 180 होता है, उसे लीनियर पेयर कहते हैं। और ये कांटा लगा तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 70 का तो 70 का होगा। ये बताओ 70 का तो कितने का होगा? 180 में से घटा देंगे 110 का, तभी तो दोनों का टोटल 180 बनेगा। फिर ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। जब लाइन के ऊपर हो, लाइन के ऊपर, तो उसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है? करस्पॉन्डिंग एंगल का। और आप इसको उल्टा कर दो, अगर लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, तो इसको भी करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, समझो अगर एग्जाम में। और एक बात सुनो, अगर ऐसे ऐसे है
तो भी करस्पॉन्डिंग है, और अगर ये ऐसे ऐसे है तो भी करस्पॉन्डिंग है, और अगर ऐसे डाल दिया ऐसे ऐसे तो भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ऐसे डाल दिया तो ये और ये, मतलब लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, और अगर लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, तो करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, और अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इक्वल होता है। फिर ये कौन सा जेड बन रहा है, इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 110 का तो ये भी 110 का होगा। फिर है अंतःकोण, मतलब इंटीरियर एंगल जो वन साइड है, तो ये 180 होगा टोटल। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि कहाँ इक्वल होता है और कहाँ टोटल 180 होता है, देखो आपने दो ही चीजें पढ़े, या तो 180 होता है टोटल, या वो इक्वल होता है। अगर नहीं पता लग रहा तो आप डी अपने पास रखना। आप देखो इसका एंगल कितना बड़ा है और इसका एंगल कितना छोटा है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते, 180 वाला रूल लगेगा। 180 मतलब अगर ये 110 का है तो ये कितने का होगा, 180 में से 110 घटा दे 70 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो आपको एग्जाम में ही दे दे कि ये 110 का है, ये 70 का है, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, जोड़ो 110 से 70 180, हाँ होगी। और अगर ये 60 लिखा होता तो आप बोलोगे इनको जोड़ने पर 180 नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। उल्टा भी पूछ सकता है, पैरेलल मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल 90 होता है। मान लो अगर उसने एक 70 डिग्री दे दिया तो दूसरा कितने का होगा, 20 का होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से घटाते हैं, सप्लीमेंट्री में 180 में से घटाते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल 360 में से घटाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 200 का रिफ्लेक्स क्या होगा, तो आप 360 में से 200 घटा देंगे तो 160 आ जाएगा। फिर ना मैंने सिर्फ यहाँ पे दो फिगर की प्रॉपर्टीज लिखी है, आपको स्क्वायर की, रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज है ना बुक में दे रखी, वो आपको बुक से लास्ट बैक एक्सरसाइज में जो लास्ट होती है उसमें लिखी है, आप अच्छे से कर लेना। तो ये कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि प्रॉपर्टी लिखो पैरेललोग्राम की, 5 नंबर में आ सकता है। तो आप पहले पिक्चर बनाना, फिर आप स्टेटमेंट लिख देना यार कि इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और इसमें जो डायगोनल होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल ऑफ, या डायगोनल्स कर लो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे अगर रेक्टेंगल का पूछ ले तो पहले पिक्चर बना दो, रेक्टेंगल में हर एंगल कितने कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। फिर हिंदी में भी लिखा है मैंने, समूह भुजाएं, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम में भी होती हैं। अच्छा एग्जाम में आपसे पूछ ले कि क्या रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि क्या पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है ना। देखो एक बार बताओ, रेक्टेंगल जो है ना वो 10 ही पास है, तो अगर रेक्टेंगल 10 ही पास है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि क्या इसने 8 ही पास करी है। अरे अगर 10 ही पास है तो 8 ही पास तो हुई होगी ना, वो जबकि ये क्या है पैरेललोग्राम, ये 8 ही पास है, तो क्या मैं इसको 10 ही पास बोल सकता हूँ, जब 8 ही पास है और मान लो 9 में पढ़ रहा है, तो मैं इसको 10 ही पास कैसे बोल सकता हूँ। समझ में आ रही है। तो आपको याद रखना कि जो पैरेललोग्राम है उसका ओहदा कम है और रेक्टेंगल का ओहदा ज्यादा है, इसलिए रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की अभी वो मतलब वो हिम्मत नहीं है कि इसको हम अभी रेक्टेंगल कह सकते। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बोलोगे हाँ। और अगर आपसे पूछेगा कि क्या हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बोलोगे नहीं, फॉल्स। और क्या होती है खास बात रेक्टेंगल की, देखो डायगोनल जो होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है और डायगोनल इक्वल भी होती है। BISECT, बाइसेक्ट मतलब तो दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देना। अगर ये पूरा का पूरा 10 है तो आधा कितने को होगा, 5 5। क्योंकि आपके एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मान लो पैरेललोग्राम बना के दे दिया उसने, उसने बोला ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन आपकी जो है ना 20 है, ठीक है। तो उसने पूछा कि OA क्या होगा, ये तो ये 10 होगा, हाँ या ना। और अगर से मतलब पूरी लाइन ये आपकी 40 है तो ये कितने का होगा,
20 का होगा। वैसे पता है किस में पूछता है, मुझे ध्यान में आ गया, रोम्बस में पूछता है, क्योंकि रोम्बस में ना जो डायगोनल होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। रोम्बस यानी कि मैंने रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, ठीक है। रोम्बस जो है उसका ओहदा रेक्टेंगल से बड़ा है, मतलब ये बाहरी पास है, ठीक है, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होती हैं, और हर एंगल 90-90 का बनता है जहां पे बाइसेक्ट करती हैं। तो एग्जाम में बोला अगर ये पूरी 20 है तो आधी कितनी होगी 10, अगर ये पूरी 30 है तो आधी कितनी होगी 15, फिर बोलेगा ये चीज निकाले। तो एक क्वेश्चन आपका राइट एंगल वाला आने आना है जो 90 डिग्री का होता है ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसा आते आता। तो आप मुझे बताओ अगर ये 15 का है, ये 10 का, तो ये कितने का निकलेगा। तो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी है हमें पता नहीं, इसका नाम दे दो ए बी सी, तो ए सी आ गया। और ये कितना है परपेंडिकुलर, 10 का स्क्वायर, और बेस कितना है 15 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। तो ए सी कितने का आएगा, इन दोनों को जोड़ दो और फिर रूट कर दो, तो 325 आ गया, इसे रूट में रहने दो। बाहर निकाल दो, एलसीएम लोगे फिर भी कुछ अंतर रह जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं और कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। आप जब तक वीडियो ऐसे ढूंढ लो, आप क्लास 8 लिखो, मैथ लिखो, ठीक है, और फिर एएससी स्टार्टर लिखो, फिर थोड़ा और देखोगे तो मिड टर्म लिख देना, ठीक है, समझो ना। और ऐसे एक देख लेना स्क्वायर रूट, एएससी स्टार्टर, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मिल जाएगी, क्लास 8 मत लिखना, टॉपिक लिख देना, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर।